जय हिंद दोस्तों। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, अंग्रेजी शासन के खिलाफ कौन कौन से विद्रोह हुए थे उसके बारे में आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का। तो पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का समय अवधि कितना तक था? तो यह 1760 है। 1760 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1800 ईस्वी में जाके अंत हुआ। इसका सन्यासी विद्रोह का अंत 1800 ईस्वी तक जाके अंत हुआ था। 1770 ईस्वी में बंगाल के अकालियों तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने हिंदू नागा तथा गिरी सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर किया, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। ये किसके अनुयायी थे? तो शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोह का नेतृत्व दिरजी नारायण। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिरजी नारायण और केना सरकार द्वारा किया गया था। सन्यासियों द्वारा बोगरा व मैमन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित की। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। कौन कौन से लोग इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने उपन्यास, इनका उपन्यास का नाम क्या है? तो आनंद मठ और देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि सन्यासी विद्रोह में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, यानी कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? तो बंकिम चंद्र की उपन्यास है आनंद मठ और देवी चौधरानी में इसका उल्लेख मिलता है। वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह में लगा था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम किस विद्रोह में लगा था? तो सन्यासी विद्रोह में ही लगा था। वारेन हेस्टिंगस द्वारा लंबे संघर्ष के बाद सन्यासी विद्रोह को कुचला पाया, किंतु 1800 ईस्वी तक बंगाल व बिहार में सन्यासियों का अंग्रेजों से संघर्ष जारी रहा। 1800 ईस्वी तक के बंगाल और बिहार में सन्यासियों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष जारी रहा। उसके बाद है फकीर विद्रोह। इसकी समयावधि 1776 से लेकर 1777 ईस्वी तक रहा था। इनका नेतृत्व मदारी समुदाय के मुखिया, किस समुदाय के मुखिया? तो मदारी समुदाय के मुखिया गजनून शाह, इनका अन्य नाम मजनू शाह द्वारा किया गया था। यानी कि फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मजनू शाह ने किया था। विद्रोह की गतिविधियों का केंद्र बंगाल के दिनाजपुर, बंगाल का कौन सा जगह था? तो इसका मुख्य केंद्र था दिनाजपुर, रंगपुर व मालदा था। मजनून शाह की मृत्यु के उपरांत चिराग अली शाह द्वारा फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया। यानी कि जब मजनू शाह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चिराग अली शाह ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद है रंगपुर विद्रोह। उसके बाद कौन है? तो रंगपुर विद्रोह को देखते हैं लोग। रंगपुर विद्रोह क्या था? तो यह 1783 ईस्वी में शुरू हुआ था। धीरज नारायण और नूरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 ईस्वी में रंगपुर एवं दिनाजपुर जिलों के किसानों ने क्रूर ठेकेदार देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह की समय अवधि कितनी थी? तो 1813 से लेकर 1833 ईस्वी तक यह पागलपंथी विद्रोह चला था। 1813 से लेकर 1833 ईस्वी तक चला था। पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी और जीववादी यानी एनिमिज्म विचारधारा का मिश्रण था। पागलपंथी विद्रोह इनका मिश्रण था, तो हिंदू, सूफी और जीववादी का मिश्रण था, जो बांग्लादेश क्षेत्र के मैमन सिंह तथा शेरपुर क्षेत्र में विकसित हुआ। यह गारो जनजाति का विद्रोह था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पागलपंथी विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह था? तो यह गारो जनजाति का विद्रोह था। नेता क्रमशः और उसके पुत्र टीपू द्वारा 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया गया। टीपू द्वारा जमींदारों के मुजारों पर हो रहे अत्याचारों से तंग होकर विद्रोह किया तथा 1825 ईस्वी में शेरपुर पर अधिकार कर वहां का शासक बना। 1833 ईस्वी में इसे कुचल दिया गया। इस विद्रोह को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1833 ईस्वी में पागलपंथी विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद है फैराजी विद्रोह का समय अवधि 1804 से लेकर 1839 ईस्वी तक यह प्रथम चरण था। फैराजी विद्रोह का प्रथम चरण 1804 से लेकर 1839 ईस्वी तक चला था। उसके बाद फिर दूसरा चरण 1839 से लेकर 1851 ईस्वी तक चला था। 1804 ईस्वी में हाजी सरैतुल्ला द्वारा बंगाल के फरीदपुर से इस विद्रोह को आरंभ किया गया। कहाँ से फैराजी विद्रोह को शुरुआत किया गया, यानी कि आरंभ किया गया? तो फरीदपुर, बंगाल के फरीदपुर से इस विद्रोह का आरंभ किया गया।
हाजी सरेतुल्ला फरेजी, फैराजी या फरियाजी नाम से विख्यात थे। किस नाम से विख्यात थे? तो फैराजी या फरियाजी नाम से विख्यात थे। इसको वहाबी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। इसको वहाबी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। 1840 ईस्वी में हाजी सरेतुल्ला की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र दुद्दू मियाँ, इनके पुत्र का नाम क्या था? तो दुद्दू मियाँ यानी कि मोहसिन इनका ओरिजिनल नाम था, द्वारा फैराजी विद्रोह की बागडोर संभाली। दुद्दू मियाँ ने, जब हाजी सरेतुल्ला की मृत्यु हो गई तो उसके बाद दुद्दू मियाँ अन्य नाम मोहसिन ने फैराजी विद्रोह की बागडोर संभाली थी। दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया तथा समतावादी सिद्धांत को अपनाया। किस सिद्धांत को अपनाया गया? तो समतावादी सिद्धांत को अपनाया गया। मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को खत्म करना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समाज में व्याप्त सभी जितनी भी कुरीतियाँ थी उसको खत्म करना था। दुद्दू मियाँ ने सब भूमि अल्लाह की देन है, इनका कथन क्या था? दुद्दू मियाँ का कथन क्या था कि सब भूमि यानी कि जितनी भी जमीन है सब भूमि किसकी देन है? तो अल्लाह यानी भगवान की देन है। उसके बाद है वहाबी आंदोलन। इसकी समय अवधि 1820 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था। यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। यह कैसा आंदोलन था? तो यह मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। भारत में इसको सैयद अहमद रायबरेली इनका जीवन काल 1786 से लेकर 1831 ईस्वी तक रहा था और अब्दुल्ला अजीज़ के कारण लोकप्रियता मिली। वहाबी आंदोलन को किनके कारण भारत में लोकप्रियता मिली थी? तो सैयद अहमद रायबरेली और अब्दुल्ला अजीज़ के कारण लोकप्रियता मिली थी। सैयद अहमद ने वहाबी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा। क्या कहा? पवित्र युद्ध कहा। आरंभ में वहाबी आंदोलन पंजाब के सिख सत्ता के विरुद्ध था। यह किसके, यानी कि शुरुआत में वहाबी आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो सिख सत्ता के विरुद्ध था, किंतु अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार होने के उपरांत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध परिवर्तित हो गया, जिसके द्वारा अंग्रेज प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती दी थी। यानी कि शुरुआत में सिख सत्ता के विरुद्ध यह आंदोलन उग्र हुआ था। उसके बाद जब अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया तो यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगा। आंदोलन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को दारुल हब से दारुल इस्लाम में बदलना था। इसका उद्देश्य क्या था? कि दारुल हब से दारुल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद खान द्वारा 1826 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित पेशावर यानी चरसदा, पहले का नाम क्या था? चरसदा में सीथाना को आंदोलन का केंद्र बनाया गया। किसको आंदोलन का केंद्र बनाया गया? तो सीथाना को आंदोलन का केंद्र बनाया गया था। सैयद अहमद की मौत के उपरांत पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। यानी कि जब सैयद अहमद की मृत्यु हो गई तो इस आंदोलन का केंद्र कौन सा जगह बना? तो पटना को बनाया गया था। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता थे। वहाबी आंदोलन के कौन कौन से प्रमुख नेता हुए? तो विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि प्रमुख नेता हुए। यह मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। यह किसके लिए आंदोलन था? तो यह मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। वहाबी आंदोलन इसे मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई। वहाबी आंदोलन इसे मुसलमानों ने किसकी संज्ञा दी है? तो मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई है। उसके बाद है कूका आंदोलन की समयावधि 1840 से लेकर 1870 ईस्वी तक रही थी। कूका आंदोलन की समय अवधि कितनी तक थी? तो 1840 से लेकर 1870 ईस्वी तक रही थी। इसे भगत जवाहरमल यानी कि सियान, ये किस नाम से फेमस थे? तो सियान साहब ने सिखों में अंधविश्वास को दूर करने हेतु शुरू किया था। कूका आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो भगत जवाहरमल ने शुरू किया था। कूका आंदोलन राम सिंह कूका द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया। राम सिंह द्वारा प्रथम विद्रोह 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में किया। 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। और राम सिंह कूका की मृत्यु कब हो गई? तो 1885 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है आदिवासी विद्रोह। यह अन्य आंदोलनों से ज़्यादा हिंसक व संगठित थे। आदिवासी आंदोलनों के देसी नाम क्या थे? तो मेली, हुल एवं उलगुलन थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे लोग कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा द्वारा किया गया था। उसके बाद है चुआर विद्रोह।
यह विद्रोह 1768 से लेकर 1772 ईस्वी तक बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इसका मुख्य कारण अकाल और बढ़ा हुआ भूमि कर था। इसका कारण क्या था? तो अकाल आ गया था, उसी में क्या भूमि कर को भी बढ़ा दिया गया था। अतः चुआर जनजाति ने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर विद्रोह, उसके बाद है छोटा नागपुर विद्रोह। 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर के कोल्लारी आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया गया। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिम क्षेत्रों में फैला। यह विद्रोह 1836 तक चला था। छोटा नागपुर का विद्रोह की समयावधि कितनी थी? तो 1820 से लेकर 1836 ईस्वी तक यह चला था। उसके बाद है खांसी विद्रोह की समयावधि 1828 से लेकर 1833 ईस्वी तक चला था। यह 1828 में शुरू हुआ था और 1833 ईस्वी तक चला था। यह मेघालय की जयंतिया और गारो पहाड़ियों में हुआ। यह कहाँ हुआ था? तो मेघालय में जयंतिया पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ है, वहाँ पे हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व यानी कि खांसी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह बारमानिकियों मुकुंद सिंह द्वारा किया गया था। 3 लोगों के द्वारा खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद है कोल विद्रोह 1831 में इसकी शुरुआत होती है और 1832 में यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। छोटा नागपुर के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि जिलों में यह विद्रोह हुआ था। इसका कारण आदिवासी क्षेत्रों में नए जमींदारों एवं महाजनों के प्रवेश से हुआ शोषण था। 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह को कब दबा दिया गया? तो 1832 ईस्वी में इस विद्रोह को दबा दिया गया एवं बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा नारायण द्वारा किया गया। बाद में इससे आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गंगा नारायण के द्वारा किया गया, जो रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। इसमें कोल जनजाति के साथ चुआर, हौज और मुंडा जनजाति भी शामिल थे। कोल विद्रोह में कितनी जनजातियाँ शामिल थी? तो 4 जनजातियाँ शामिल थी। पहली कोल जनजाति, उसके बाद चुआर जनजाति, हौज जनजाति और मुंडा जनजाति, ये चारों जनजाति कोल विद्रोह में शामिल थी। उसके बाद है संबलपुर विद्रोह को देखते हैं लोग कि संबलपुर यह कहाँ पे है? संबलपुर तो असम में है। संबलपुर के उत्तराधिकारी के मामले में ब्रिटिशों द्वारा हस्तक्षेप करने पर गोंडों ने 1833 ईस्वी में विद्रोह किया, किंतु शीघ्र ही इसको दबा दिया गया। अब है संथाल विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह इसकी समयावधि 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक रही थी। यह मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था। इसके कारण क्या थे? तो आर्थिक कारण थे, किंतु बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना बन गया। यह बिहार के भागलपुर, यह कहाँ पे शुरू हुआ था? तो बिहार के भागलपुर और राजमहल जिलों में हुआ। आदिवासी का सबसे बड़ा विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था। यह आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह था, संथाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व सिद्धू माझी, इसका नेतृत्व संथाल विद्रोह का सिद्धू माझी व सिद्धू कानू ने किया था। भैरव और चांद भी इससे आंदोलन से जुड़े हुए थे। भैरव और चांद भी इस आंदोलन से क्या थे? जुड़े हुए थे। संथाल क्षेत्र को दमन एका दमनी कोल यानी कि पहाड़ का दामन कहते हैं। संथाल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ का दामन, दमनी कोल और दमन एक को कहा जाता है। खरवाड़ या खैरवाड़ विद्रोह यह 1874 ईस्वी में इसकी प्रारंभ होती है। 1874 ईस्वी का यह विद्रोह झारखंड में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र में हुआ था। खरवाड़ विद्रोह का हुआ था तो झारखंड के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथी मांझी ने किया था। इसे सफाहर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस आंदोलन को सफाहर आंदोलन भी कहते हैं, तो इससे सफाहर आंदोलन, खरवाड़ विद्रोह को सफाहर आंदोलन भी कहा जाता है। भागीरथ के उपरांत दूबिया गोसाई यानी कि भागीरथ के बाद दूबिया गोसाई द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उसके बाद है भील आंदोलन इस विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र और राजस्थान था। भील आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो महाराष्ट्र और राजस्थान था। नोट 1857 की लड़ाई में ब्रिटिशों से लोहा लेने वाले भील नेता भगोजी और काजल सिंह थे। 1857 की लड़ाई में ब्रिटिशों से लोहा लेने वाले भील नेता कौन थे? तो भगोजी और काजल सिंह थे। मुंडा विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुंडा विद्रोह क्या है, तो उसको देखते हैं लोग कि इसका समयावधि 1893 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1893 में होती है और 1900 ईस्वी तक यह समाप्त हो जाता है। 1893 से लेकर 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर और रांची के क्षेत्र में हुआ
रांची के क्षेत्र में हुआ मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। यह क्या था? सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल और सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सरदारी लड़ाई के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि किस विद्रोह को जाना जाता है, तो मुंडा विद्रोह को। या उलगुलान को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो मुंडा विद्रोह हो जाएगा। बिरसा मुंडा द्वारा अपने समर्थकों को सिंगबोगा की पूजा पाठ करने की सलाह दी गई। बिरसा को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा जो थे उनको किस नाम से जाना जाता है, तो जगत पिता या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने खुद को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा ने 1895 ईस्वी में खुद को क्या घोषित कर दिया, तो भगवान का दूत घोषित कर दिया। एवं 9 जून 1900 ईस्वी में जेल में बिरसा मुंडा की मौत हैजे से हो गई। इनकी मौत किससे हुई थी, तो हैजा से इनकी मौत हो गई थी। अब है चेचू आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंदूर में चेचू आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के गुंदूर में चेचू आंदोलन हुआ था। रंपा विद्रोह, इसे मनियम विद्रोह भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी के रम्या क्षेत्र में अगस्त 1922 से लेकर मई 1924 ईस्वी के मध्य अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा साहूकारों के अत्याचारों, झूम की खेती तथा चराई संबंधी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए जंगल कानून के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। सीताराम राजू गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय आंदोलन नेता थे। हालांकि वे गैर आदिवासी भी थे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सीताराम राजू जो थे गांधी जी से प्रभावित होने वाले क्या थे, प्रथम जनजातीय आंदोलन के नेता थे। उसके बाद है नागा आंदोलन को देखते हैं लोग। नागा आंदोलन की शुरुआत रोगमेई जदुनांग द्वारा की गई। गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता जोड़ानाग या जदुनांग थे। गांधी या उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे, तो नेता जोड़ानाग या जदुनांग थे। अब वे जितने भी आंदोलन थे या विद्रोह थे उनको एक जगह पे दिया गया और उनसे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित थे और उससे संबंधित नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो पहला है हम लोग का सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन थे, तो बिहार और बंगाल इससे प्रभावित हुआ था। संबंधित नेता या नेतृत्व कौन किया था, तो केना सरकार या द्विज नारायण थे। इससे संबंधित नेता कौन थे, तो केना सरकार और द्विज नारायण। उसके बाद है फकीर विद्रोह 1776 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला था। और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो बंगाल था। मजनून शाह एवं चिराग अली इसके नेतृत्व करता थे। उसके बाद है चुहार विद्रोह 1769 ईस्वी से लेकर 1809 ईस्वी तक चला था। और इससे प्रभावित क्षेत्र बांकुड़ा बंगाल था। बांकुड़ा कौन था, बंगाल था। दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह इसके नेतृत्व करता थे। दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह और मंगल सिंह। उसके बाद है पौलीगरों का विद्रोह जो 1799 से लेकर 1801 ईस्वी तक चला था। और यह कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में हुआ था। बीर पी कट्टावम्मान इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो बीर पी कट्टावम्मान है। उसके बाद है वेला टम्पी विद्रोह जो 1808 ईस्वी से लेकर 1809 ईस्वी तक चला था। और कहाँ पे चला था, तो त्रावणकोर में यह विद्रोह हुआ था। वेला टम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो त्रावणकोर में। और मेलुथाम्पी इसके नेतृत्व करता थे। भील विद्रोह जो 1825 से लेकर 1831 ईस्वी तक चला था। यह पश्चिमी घाट में हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो पश्चिमी घाट था। और इसके नेतृत्व कौन किया था, तो सेवरम ने नेतृत्व किया था। उसके बाद है रामोसी विद्रोह जो 1822 से लेकर 1829 ईस्वी तक चला था। ये भी पश्चिमी घाट से संबंधित था। इससे भी प्रभावित क्षेत्र कौन था, तो पश्चिमी घाट। चित्तर सिंह इसके नेतृत्व किए थे। कौन किया था, तो चित्तर सिंह इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह यह कहाँ हुआ था, तो यह असम में हुआ था। और करमसा और उनका पुत्र टीपू इसका नेतृत्व किए थे पागलपंथी विद्रोह का। उसके बाद है अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था, जो असम प्रभावित क्षेत्र था। असम इससे विद्रोह से प्रभावित हुआ था। और गोमधर कुंवर इससे विद्रोह का नेतृत्व किए थे। गोमधर कुंवर अहोम विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कोल आंदोलन 1831 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक चला था। छोटा नागपुर
यानी कि झारखंड, छोटा नागपुर कहाँ है तो झारखंड इससे प्रभावित क्षेत्र थे। और बुद्धू भगत उदू भगत इसके नेतृत्व करता थे। खांसी विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। खांसी विद्रोह कब हुआ था तो 1833 ईस्वी में हुआ था। और असम इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था तो असम था, और तीरथ सिंह इसका नेतृत्व किए थे। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो तीरथ सिंह ने किया था। फराजी या फराइदी आंदोलन 1838 से लेकर 1848 ईस्वी तक के बंगाल में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था तो शरीयतुल्लाह या टुटू मियाँ ने किया था। उसके बाद है नील विद्रोह इसके समय अवधि 1854 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा था, और यह बंगाल और बिहार क्षेत्र इससे प्रभावित थी। बंगाल और बिहार क्षेत्र इससे प्रभावित थे। तीरुथ सिंह इससे विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे तो बंगाल एवं बिहार थे। और सिद्धू कानू ने इससे विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके बाद है मुंडा विद्रोह जो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला। ये बिहार से संबंधित था। इससे विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था तो बिहार हुआ था। और बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे, बिरसा मुंडा। उसके बाद है पाइक विद्रोह जो 1817 से लेकर 1825 तक चला था। 1817 से लेकर 1825 ईस्वी तक चला था, और यह क्षेत्र उड़ीसा में यह विद्रोह चला था। बक्सी जगबंधु इसके नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे। नील विद्रोह का समय अवधि 1859 से लेकर 1860 ईस्वी तक रहा था, और इसका क्षेत्र क्या था तो बंगाल था। दिगंबर इसके नेतृत्वकर्ता थे। दिगंबर कौन थे तो नील विद्रोह के नेतृत्व करता थे। पावना विद्रोह जो 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक चला था। पावना विद्रोह कब से कब तक चला था तो 1873 से लेकर 1876 ईस्वी तक चला था। पावना या बंगाल इससे प्रभावित क्षेत्र थे। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल इसके नेतृत्व किए थे। उसके बाद है दक्कन विद्रोह जो 1874 से लेकर 1875 ईस्वी तक चला था, और यह महाराष्ट्र से संबंधित था। दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन से थे तो महाराष्ट्र था। वासुदेव बलवंत फड़के इसके प्रमुख नेता या नेतृत्व करता थे। उसके बाद है मोपला विद्रोह जो 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था, जो मालाबार केरल में हुआ था। यानी कि इससे प्रभावित क्षेत्र मोपला विद्रोह से मालाबार केरल था। अली मुस्लियार मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे। उसके बाद है 21 नंबर देखते हैं लोग कि कुका आंदोलन की समय अवधि 1840 से लेकर 1870 ईस्वी तक रहा था, और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था तो पंजाब था। और इसका नेतृत्व किसने किया था तो भगत जवाहर मल ने इसका कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसके बाद है रंपाओ का विद्रोह जो 1879 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था, और इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था तो आंध्र प्रदेश था। सीताराम राजू इससे विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ताना भगत आंदोलन जो 1914 में शुरू हुआ था, और यह बिहार से संबंधित है। ताना भगत आंदोलन कहाँ से संबंधित है तो बिहार से संबंधित है। जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। जतरा भगत थे ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व किए थे। तेगबा आंदोलन 1946 में हुआ था, जो बंगाल क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। तेभागा आंदोलन से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ तो बंगाल हुआ था। कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह इससे विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तेलंगाना आंदोलन 1946 में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था तो 1946 में। आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित क्षेत्र कौन था तो आंध्र प्रदेश था। पुच्चलपल्ली सुंदर राय इसके नेतृत्व करते थे। पुच्चलपल्ली सुंदर राय। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों की लड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग देखते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का महान विद्रोह। 1857 ईस्वी तक के भारत में अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत में अंग्रेजी शासन के कितने वर्ष पूरे हो चुके थे तो 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इस बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक व असैनिक विद्रोह हुए। ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के कारण हुआ था। अपदस्थ शासकों एवं सामंतों ने भी सैनिक विद्रोह किए, जबकि किसानों ने भू राजस्व नीति के विरुद्ध विद्रोह किए, जैसे श्वेत विद्रोह 1764 में हुआ था। वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। बैरकपुर में विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ। 47वीं रेजिमेंट विद्रोह फिरोजपुर में 1842 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है
34वीं रेजिमेंट का विद्रोह 1849 ईस्वी में 7वीं बंगाल कैविलरी 64वीं रेजिमेंट तथा 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह और 1850 ईस्वी में 66वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा 1852 ईस्वी में 38वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह का कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो ज़्यादातर इतिहासकारों ने चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह का प्रमुख कारण माना है, किंतु चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। यह एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 का विद्रोह पिछले 100 सालों के राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ। राजनीतिक कारण देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे 1857 के विद्रोह का? तो वेलेस्ली की सहायक संधि राजनीतिक कारण के अंतर्गत आता है। डलहौजी की व्यापकत्व नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि किसी राज्य को इसे हड़प नीति भी कहा जाता है। किसी राज्य को यह हड़प लेता था, जिस कारण ने राजाओं के क्षेत्र को हड़पा गया और राजाओं में असंतोष की भावना आई और जिस कारण विद्रोह हुआ। प्रशासनिक व सैनिक कारण क्या थे? तो प्रशासनिक व सैनिक कारण देखते हैं लोग कि भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित व सेना में सूबेदार से ऊंचे पद प्रदान नहीं था। और डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी, डलहौजी ने डाकघर अधिनियम कब लाया था? तो 1854 ईस्वी में लेकर आया था। द्वारा सैनिकों को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी गई। यानी कि जो डाकघर अधिनियम 1854 में डलहौजी लाया था, उसमें सैनिकों को डाक सेवा निःशुल्क नहीं दिया जाता था। उसको क्या कर दिया गया? उसको बंद कर दिया गया। सामाजिक और धार्मिक कारण, 1857 के विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? तो रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध किया गया। वह भारत में ईसाई धर्म प्रचार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, सभी नए रंग रूटों को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा देना अनिवार्य किया। जबकि भारतीय समाज में समुद्र यात्रा करना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था, लेकिन भारतीय समाज में क्या था कि समुद्र यात्रा करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। उसके बाद आर्थिक कारण क्या थे? तो ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियाँ भारतीय उद्योग व व्यापार के विरुद्ध थी, जिससे परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश, भूराजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दिया। तात्कालीन कारण में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तात्कालिक कारण में क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नोट में देखते हैं लोग, नए राइफल एनफील्ड के कारतूसों का निर्माण उल्विच आर्सेनल लंदन के कारखानों में होता था और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अंबाला, दमदम व सियालकोट थे। भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण क्षेत्र कौन था? तो अंबाला था, दमदम था और सियालकोट थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI का सैनिक ने बैरकपुर छावनी में गाय व सुअर की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह काटने से स्पष्ट मना करने पर उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। साथ ही ईश्वरी पांडे को भी मंगल पांडे की मदद के आरोप में फांसी दी गई। यानी कि मंगल पांडे के साथ ईश्वरी पांडे को भी फांसी हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ हुआ। विद्रोह की समय अवधि में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। हेनरी जॉन टेम्पल इनका मूल नाम था, हेनरी जॉन टेम्पल। यानी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। कमल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि कमल का फूल एवं रोटी क्रांति के प्रतीक के रूप में चुना गया था। यानी कि किसी की घर कमल का फूल और रोटी भेजकर इसे संदेश के रूप में प्रयोग किया गया था। विद्रोह में शामिल सर्वाधिक सिपाही अवध के थे। विद्रोह में शामिल सर्वाधिक सिपाही कहाँ के थे? तो अवध के थे। इसलिए अवध सैनिकों की पौधशाला कहलाता था। अवध क्या कहलाता था? तो सैनिकों की पौधशाला कहलाता था। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी कंपनी का अध्यक्ष कौन था? तो मैगलस था। शस्त्रागार का अध्यक्ष लॉर्ड विलोबी था। प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 की क्रांति के दौरान
1857 की क्रांति के दौरान जिंद, पटियाला एवं सिंधिया रियासत अंग्रेजों की सबसे सहायक रही। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि किस शायर ने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था, तो मिर्जा गालिब ही थे। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति थे जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दी थी। तत्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी था जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी था जो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। कुंवर सिंह कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए थे। कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा था। कैप्टन गार्डन क्या था? तो यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ा था। ब्रिटिश न्यायाधीश मेजर हैरियत ने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासन की सजा सुनाई थी। कौन से जज ने बहादुर शाह जफर को निर्वासन की सजा सुनाई थी? तो न्यायाधीश मेजर हैरियत। जनरल जॉन बेनेट हियर से बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता व भारत का बादशाह घोषित किया गया। क्रांति की समयावधि में विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रसल भारत में उपस्थित था। रानी लक्ष्मीबाई को महलपरी भी कहा गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि रानी की महलपरी किसे कहा जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को। और महकपरी किसे कहा जाता है? तो हजरत महल को महकपरी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 लेकर आया और कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिया। अब कौन सी क्रांति कहाँ से हुई थी उसको देखते हैं लोग। तो केंद्र मतलब यानी कि दिल्ली केंद्र था, इलाहाबाद केंद्र था। तो बहुत सारे केंद्रों से क्रांति कब हुई थी और उससे क्रांति के नायक कौन थे? तो दिल्ली विद्रोह की थी। दिल्ली में विद्रोह कब हुआ था? 1857 का। तो 11 या 12 मई 1857 को हुआ था। और भारतीय नायक दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति को? तो बहादुर शाह जफर या बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। विद्रोह दबाने की तिथि यानी कि यह विद्रोह कब दबा दी गई? तो 21 सितंबर 1857 को दबा दी गई। ब्रिटिश नायक कौन थे विद्रोह दबाने वाले? तो निकलसन एवं हडसन थे। उसके बाद है इलाहाबाद में भी 1857 को विद्रोह हुआ था। और इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को यानी कि इलाहाबाद में जो विद्रोह उभरी थी उसे कब दबाया गया? तो 1858 ईस्वी में दबाया गया था। और वहाँ ब्रिटिश नायक कौन था विद्रोह दबाने वाला? तो कर्नल नील था इलाहाबाद की 1857 का विद्रोह को दबाने वाला। उसके बाद है जगदीशपुर में जून 1857 ईस्वी को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। और वहाँ से जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह या अमर सिंह ने किया था। और विद्रोह कब दबा दिया गया? तो 1858 में दबा दिया गया था। दबाने वाले ब्रिटिश कौन थे? तो विलियम टेलर या विंसेंट आयर थे। उसके बाद है लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को हुआ था। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत ने किया था। झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। बरेली से किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। तो इस तरह इसको ध्यान से देखेंगे लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बेगम हजरत महल थे। और लखनऊ का विद्रोह कब दबा दिया गया? तो मार्च 1858 ईस्वी को दबा दिया गया। और दबाने वाले अंग्रेज कौन थे? तो कैंपबेल थे। उसके बाद आता है झांसी में विद्रोह कब हुआ था? तो जून 1857 को विद्रोह हुआ था। और इससे विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई और तत्या टोपे ने झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को 3 अप्रैल 1858 को दबाया गया। दबाने वाले कौन थे? तो हीरोज थे। ब्रिटिश से कौन थे? तो हीरोज थे। उसके बाद है बरेली में 1857 को विद्रोह हुआ। और वहाँ से नेतृत्व किसने किया था? बरेली से तो खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। और इस विद्रोह को 1858 में दबा दिया गया। दबाने वाले कौन ब्रिटिश थे? तो विंसेंट आयर थे। उसके बाद है फैजाबाद में 1857 में विद्रोह हुआ। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। और इस विद्रोह को 1858 में दबाया गया। दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो कर्नल नील था।
उसके बाद है कानपुर। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह हुआ। और नाना साहब यानी धुंधु पंत, इनका नाम क्या है नाना साहब का, तो धुंधु पंत है। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व से इन दोनों ने मिलकर इससे विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर से। और इस विद्रोह को 6 सितंबर 1857 ईस्वी को दबा दिया गया और दबाने वाला अंग्रेज कैंपबेल था। उसके बाद है फतेहपुर में 1857 को ही विद्रोह हुआ था। अजीमुल्ला इससे विद्रोह का नेतृत्व किए थे। 1858 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। जनरल रेनार्ड ब्रिटिश अंग्रेज थे, यानी कि इस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन था, तो जनरल रेनार्ड थे। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। तो 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इतिहासकारों ने मत दिया था, उस मत को देखते हैं लोग। तो बी डी सावरकर ने कौन सा मत दिया था, तो 1857 के बारे में यह कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह क्या था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था, तो बी डी सावरकर ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, इसको किसने कहा था, तो सर जॉन लॉरेंस सीले ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था, 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था। इसको किसने कहा था, तो डिज़रायली ने कहा था। चौथा नंबर है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। इसको किसने कहा था, तो जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इसको किसने कहा है, तो एल ई आर रिज ने कहा है। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, यह कथन किसका है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध, तो यह टी आर होम्स का कथन है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा था, तो अशोक मेहता ने कहा था। अशोक मेहता ने क्या कहा था कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह ना तो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था, तो डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा था। यह केवल सैनिकों का विरुद्ध था। यह क्या था, तो यह केवल सैनिकों का विरुद्ध था, जिस कारण चर्बी युक्त सैनिकों के कारतूस थे। तो यह किसने कहा था, तो P. रॉबर्टसन ने कहा था। अब है 9वां लेसन हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का। तो 19वीं शताब्दी में सामाजिक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण को देखते हैं लोग। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा ने बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू धर्म में व्यापक बुराइयों और अन्य विश्वासों की तरफ गया। इसी बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका का योगदान दिया था। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्सन एवं मैक्स प्लर जैसे प्राच्यवादी ने भारत के गौरवशाली अतीत को ढूंढकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। ब्रह्म समाज को देखते हैं लोग कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था और इसमें कौन कौन से शामिल थे। तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया, जो सती विरोधी संगठन था। आत्मीय सभा किसके विरुद्ध यह संगठन था, तो सती विरोधी संगठन था। इसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 से को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। उसके बाद है राजा राम मोहन राय का समय अवधि 1872 से लेकर 1833 ईस्वी तक है। आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे। ये क्या थे, तो आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे तथा उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर या आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या पैगंबर व आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत या भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा, बाहुबली प्रथा तथा जातिवाद आदि का कड़ा विरोध किया एवं विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा का समर्थन भी किया। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पुस्तकें एवं समाचार पत्र कौन था, तो राजा राम द्वारा प्रकाशित पुस्तकें कौन थी या समाचार पत्र, तो तुहफाते उल मुआहिदीन यह किस भाषा में था, तो फारसी में था। मंजारतुल अदयान, सनमाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और बुद्धि दर्पण बगदूत हिंदी आदि में यह किसकी
समाचार पत्र या पुस्तकें हैं तो राजाराम की पुस्तकें या समाचार पत्र हैं। ब्रह्म समाज के पहले सचिव तारानंद चक्रवर्ती थे और यह किस जाति से आते थे तो दलित से थे। विद्वानों द्वारा ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा गया है। राजा राम मोहन राय ने न्याय की जेवरी प्रथा का समर्थन किया। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इन्हें राजा की यानी कि राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था तो अकबर द्वितीय ने। कब दिया था तो 1830 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय प्रथम धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु यूरोप की धरती पर हुई। ब्रिस्टुल की समाधि का संबंध राजा राम मोहन राय से था। कहाँ की समाधि? ब्रिस्टुल की समाधि का संबंध किससे से था तो राजा राम मोहन राय से था और यह ब्रिटेन में स्थित है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। प्रभात नक्षत्र भी कहा जाता है, इन्हें प्रभाते नक्षत्र भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम का संश्लेषय सेतु कहा गया है। राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम का संश्लेषय या सेतु कहा गया है। उसके बाद है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना और विकास ब्रह्म समाज की छत्रछाया में हुआ था। 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना इनके प्रमुख के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे ने 1842 से 1901 में की थी। यह परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था। यह किसका पुनर्गठन था तो परमहंस सभा का पुनर्गठन था। जस्टिस रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। जस्टिस रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रथम प्रार्थना यानी उपासना और समाज सुधार प्रार्थना समाज के दो मुख्य अंग थे। यह जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। रनाडे द्वारा नृत्य, मद्यपान एवं विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया। गोविंद रनाडे ने 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की तो गोविंद रनाडे ने की थी। सभी सुधारवादी आंदोलनों में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक था। क्या था? प्रार्थना समाज का प्रभाव बहुत ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक था। अब है पूना सार्वजनिक सभा। क्या है? पूना सार्वजनिक सभा। अप्रैल 1870 ईस्वी में रनाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित किया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है तो रनाडे साहब को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रनाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1844 से 1884 की स्थापना की। बाद में इसे सोसाइटी को पूना फर्ग्यूसन कॉलेज नाम दिया गया। उसके बाद है वेद समाज को देखते हैं लोग। के श्रीधरलू नायडू द्वारा 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की गई, जो दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में किसे जाना जाता है तो वेद समाज को जाना जाता है। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। यंग तरुण बंगाल आंदोलन इसकी शुरुआत हेनरी लुई वीवीवन डेरोजियो ने कलकत्ता यानी कि बंगाल में की। प्रेस की स्वतंत्रता, ज्यूरी द्वारा न्याय, सरकारी सभाओं का भारतीयकरण और शक्तियों का प्रतिकरण व रैयतों की जमींदारों से रक्षा जैसी मांगों को सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन द्वारा उठाया गया। डेरोजियो द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन बंग हित सभाओं डी बेटिस क्लब की स्थापना की गई। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख पत्र बंगाल स्पेक्टेटर था। क्या था इसका प्रमुख पत्र तो बंगाल स्पेक्टेटर था, जिसके संस्थापक के डेरोजियो थे। इसके संस्थापक कौन थे तो डेरोजियो थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा डेरोजियो को यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को क्या कहा था तो बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता एवं प्रथम आधुनिक व्यक्ति भी कहा था। उसके बाद है आर्य समाज।
आर्य समाज को देखते हैं लोग। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की एवं 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में कहाँ स्थापित किया गया? तो लाहौर में। दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज द्वारा 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। आर्य समाज ने लड़के हेतु 25 वर्ष तथा लड़कियों हेतु 16 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की है। आर्य समाज ने लड़कों की उम्र सीमा 25 और लड़कियों की उम्र सीमा 16 वर्ष बताई गई है। और ये अगर दोनों फुलफिल करते हैं लोग तो यस विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। दयानंद स्वशासन को विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। दयानंद स्वशासन को क्या मानते थे? तो विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। स्वराज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्वराज शब्द का जनक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। स्वराज शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो दयानंद सरस्वती को माना जाता है। उसके बाद है आर्य समाज। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था। आर्य समाज क्या था? तो मूर्ति पूजा का विरोधी था। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए है डैश श्रीमती एनी बेसेंट। दयानंद सॉरी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं लोग कि ये कथन दिया गया है। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारतवासियों के लिए है। यह कथन किसका है? तो श्रीमती एनी बेसेंट का यह कथन है। दयानंद को 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन को देखते हैं लोग। 5 मई 1897 ईस्वी 5 मई 1897 ईस्वी को अमेरिका से लौटकर वेल्लूर का प्राचीन नाम कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मई 1919 ईस्वी को हुआ। इसका ध्येय वाक्य आत्मनो मोआ अर्थम जगत हिताय था। अब है थियोसॉफिकल सोसाइटी देखते हैं लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी यानी ब्रह्मविदा सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की रूसी हैं ये और कर्नल एच.एस. अलकट अमेरिका के हैं द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई है। ये 1879 ईस्वी में भारत आए। प्रारंभ में इनके सदस्यों की संख्या 16 थी। प्रारंभ में इनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16 थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1886 ईस्वी में अड्यार यानी कि मद्रास में खोला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1866 ईस्वी में अड्यार मद्रास में खोला गया। यह सांख्य दर्शन और उपनिषद को प्रेरणा स्रोत मानती है तथा विश्व बंधुत्व का समर्थन करती है। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी एवं 46 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में भारत आई। 1907 ईस्वी में स्कॉट की मृत्यु के उपरांत एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी। इससे वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं लोग। उसके आगे जो टॉपिक होगा उसको देखा जाएगा।